हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2024 में, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि अभी जो आपके पास पेंडिंग डेज़ है तो उनमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो हम यहाँ पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे, आपको कोई बुक प्रेफर करनी है या फिर किसी अदर चैनल से या फिर कहीं पे कोचिंग ले रखी है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी जो आपके पास 55 to 60 डेज़ है। तो मान लीजिए आपके पास जून की एंडिंग में आपका एग्जाम होगा, तो 60 डेज़ अप्रोक्सीमेट 60 डेज़ के लिए आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अभी आपके जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो यूजीसी नेट के लिए ओपन हो रखे हैं। तो CSIR नेट के आने ही वाले हैं। अभी CSIR नेट का एप्लीकेशन लिंक ओपन नहीं हुआ है, अभी यूजीसी नेट के लिए ओपन हुआ है। और हमने देखा है कि यूजीसी नेट में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड कर दिया गया है। अब की बार जो रिजल्ट आने वाला है वो 3 कैटेगरी में रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, और एक आपका ये किया है कि जो 4 ईयर बैचलर डिग्री वाले जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PhD प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं नेट का फॉर्म। ओके, तो देखिए हम देख लेते हैं, और बाकी का जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आएगा CSIR नेट के लिए, तो हम देख लेंगे कि क्या कुछ अपने लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी। ठीक है, आप मान के चलिए कि जून की एंड में आपका एग्ज़ाम होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मान लीजिए कि अगर जुलाई में भी हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए जुलाई की फर्स्ट में भी अगर हो जाता तो उसके बाद तो क्या है, रिवीजन स्टार्ट कर देना। बट आप मान के चलो कि जून की एंड में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो CSIR नेट है उसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये सबका डाउट होगा कि जैसे अभी यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रखे हैं, तो जो आपका CSIR नेट है इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। जो CSIR नेट है इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पे आपका आता है केमिकल साइंस। ठीक है, फर्स्ट पे आपका क्या रहता है, केमिकल साइंस। ठीक है, केमिकल साइंस आपका रहता है। ठीक है, अगर हम देखें कि सेकंड आपका क्या होता है, यहाँ पे सेकंड आपका होता है अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओके, ओशन, एक मिनट, एंड प्लानेटरी साइंस। ओके, एंड नंबर थर्ड पे आपका रहता है यहाँ पे लाइफ साइंस। ओके, एंड नंबर फोर्थ पे आपका यहाँ पे होता है मैथमेटिकल साइंस। एंड नंबर फिफ्थ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा आता है, फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस। हमारे चैनल पर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मैथमेटिकल साइंस के लिए। बट जो आपकी यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो देखिए, यहाँ पे इन पांचों का एकदम ही आपकी एप्लीकेशन लिंक ओपन होने वाला है, यानी कि 55 to 60 डेज़ आप मान के चलिए। तो ये पाँचों के लिए है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा मैथमेटिकल साइंस पर। ठीक है, तो ये तो आपकी हुई कि CSIR नेट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं। अब हमें बात करनी है यहाँ पे कि जून 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा
कि अब की बार जो आपका जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये उनके लिए भी अच्छा होगा जो कि पीएचडी में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको ये नहीं करना होगा कि पहले नेट का एग्ज़ाम दें फिर वो पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस दे या फिर उसके लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करे, ठीक है। अब अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नेट का फॉर्म अप्लाई करना है, उसी के थ्रू आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। आप अपना अपना सिलेबस देख लीजिएगा CSI या नेट की ऑफिशियल साइट पर जा कर के। अगर हम यहाँ पे बात करें मैथमेटिकल के लिए तो मैथमेटिकल साइंस में जो आपका सिलेबस रहता है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करवा देते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहती है यहाँ पे 4 यूनिट आती है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो आपकी रहती है यहाँ पे, यूनिट फर्स्ट जो आपकी होगी उसके अंदर कौन कौन से मैथ होंगे। यूनिट फर्स्ट में आपका होगा रियल एनालिसिस, सेकंड आपका कौन सा होगा, लीनियर अलजेब्रा, थर्ड आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड फोर्थ पे आपका क्या रहेगा, एक मिनट यहाँ पे सेकंड यूनिट के भी हमने साथ में करवा दिया। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा रहने वाला है ओनली, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, काफ़ी सिलेबस है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा होगा। क्वेश्चन पेपर में जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रियल और लीनियर अच्छे से कर रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट में रहना है। फर्स्ट यूनिट में ही आपको रियल और लीनियर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में ही आपको रहना है। अब हम अगर बात करें सेकंड यूनिट की तो देखिए सेकंड यूनिट में आपके कौन कौन से मैथ रहते हैं। सेकंड यूनिट में यहाँ पे देखिए थर्ड आपका होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फोर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा अलजेब्रा। अब ये जो अलजेब्रा है यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी, ये तीनों ही यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिफ्थ पे आपका क्या आने वाला है सेकंड यूनिट में, टोपोलॉजी, ओके, टोपोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की, ये आपकी थी सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट में देखिए आपके कौन कौन सा आने वाला है। थर्ड यूनिट में आपका रहेगा यहाँ पे 6th नंबर पे हो जाएगा ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। 7th पे आपका होगा पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड 8th पे आपका होगा यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड 9th पे आपका होगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस एंड 10th पे आपका हो जाएगा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एंड 11th पे आपका हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। तो ये तो आपकी थी यूनिट थर्ड तक। अब यूनिट 4 में हमें सिर्फ क्या देखना है, यूनिट 4 में मैक्सिमम आपका रहता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक के अगर किसी को क्वेश्चन आते तो वो कर सकता है, ठीक है। नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है कि एलपीपी के क्वेश्चन कहाँ पे है। और मेनली एलपीपी के क्वेश्चन या तो बिल्कुल यूनिट 4 की स्टार्टिंग में मिलते हैं या फिर यूनिट 4 की एंडिंग में मिलते हैं, ठीक है, बीच में आपके नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो रहने वाला है एलपीपी पर, ठीक है। एलपीपी आपको ज़रूर करके आना है। अगर किसी को आता है तो स्टैटिस्टिक भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक से जो एमएससी करते हैं ये उनके लिए ही होती है मेनली, तो जो 4th यूनिट है। बट अगर आपको
आते हैं क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के तो आप कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड पर ही आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट फर्स्ट है वो सबसे लेंथी होने वाली है, क्योंकि रियल और लीनियर का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पहले आपका जो फोकस है वो रियल और लीनियर पर होना चाहिए। पहले आप रियल और लीनियर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन कम आते हैं बट ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही टोपोलॉजी है, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक या दो टोपोलॉजी का, एक या दो यहाँ पे अलजेब्रा का देखने को मिलता है। तो आप क्या कीजिए, पहले कॉम्प्लेक्स, रियल और लीनियर इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देखिए जो ODPD है इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये ईजी भी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो ODPD को अच्छे से कर लीजिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो है आपकी, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वोल्टेरा एंड फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन से देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसका एक आध बार क्वेश्चन मिल जाता है, एक या दो, ठीक है, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपके ये अच्छे से हो जाते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जो LPP है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। LPP कर लेना 2 वेरिएबल्स में कि कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। LPP का क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है और बहुत बार तो 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं LPP के, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास ये चारों यूनिट हैं कि हम 55 to 60 डेज में इनको कंप्लीट कैसे करें, ठीक है, कि आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैटर्न रहने वाला है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पे आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, ठीक है। अब जो पार्ट A होता है उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके पास होता है 3 पार्ट्स होते हैं, आपके पास 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास होता है पार्ट A, ठीक है, एक आपके पास होता है पार्ट B एंड एक आपके पास होता है पार्ट C, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट A में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे पार्ट A में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 20 एंड पार्ट B में कितने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 एंड पार्ट C में कितने होते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 60, ठीक है। तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C में। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है कि आपको मैक्सिमम इतने क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो शुरू के ही क्वेश्चन आपके चेक होंगे, उन्हीं के मार्क्स आपके लगेंगे, अगले क्वेश्चंस ना चेक होंगे ना उनके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है, हमें वहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट। अब देखिए अगर हम बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ठीक है, कि आपको वहाँ पे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें पार्ट A की, पार्ट A में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, पार्ट A में। अगर आपने 15 से आगे भी करिए, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कर दिए तो आगे के क्वेश्चन वहाँ पे चेक नहीं होंगे, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको करने हैं। और पार्ट B की अगर हम बात करें तो पार्ट B में आपको 40 में से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद पार्ट C की अगर हम बात करें तो पार्ट C में आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्किंग की, कि जो पार्ट A है यहाँ पे क्वेश्चन
कितने नंबर के होते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी क्या रहती है, ठीक है, ओके। तो देखिए जो आपका पार्ट ए होता है, अगर हम मार्क्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट ये देख लीजिए कि अगर हम देखें यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए जो मैक्सिमम आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, बोलिए जल्दी से, कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे टोटल, मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 60 क्वेश्चन, है ना, 60 क्वेश्चन ही हुए ना टोटल यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम 60 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगर हम अब मार्क्स की बात करें तो मार्क्स देख लीजिए आप कैसे डिवाइड किए हैं यहाँ पे। मार्क्स देखिए यहाँ पे पार्ट ए में जो पर क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। और जो पार्ट बी आपका रहने वाला है, पार्ट बी में आपका जो पर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। एंड पार्ट सी में पर क्वेश्चन आपका रहने वाला है 4.75 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। एंड पार्ट बी में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.75। एंड पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो देखिए जो पार्ट सी है आपका, वहाँ पे आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो वैसे ही डिफ़िकल्टी वहाँ पे बढ़ जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। बट जो ऑप्शन होते हैं जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में तो क्या होता है कि एक ही ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा, बट पार्ट सी में क्या होता है एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स देखें, टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने बन जाते हैं, टोटल मार्क्स अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जो पार्ट ए है वहाँ पे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन है 20, तो 20 इंटू 2 है ना, क्योंकि 2 मार्क्स का है पर क्वेश्चन। पार्ट बी में आपके पास 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, और कितने हैं टोटल क्वेश्चन 40। एक मिनट हमें तो ये करने हैं ना, जितने हमें करने हैं हम वो उसी को देखेंगे। यहाँ पे देखिए पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, और मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं 15, यानी कि 15 इंटू 2। एंड जो पार्ट भी है आपके पास वहाँ पे हम मैक्सिमम 25 अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, देन 25 इंटू 3 एंड प्लस यहाँ पे पार्ट सी में हम मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, एंड पर क्वेश्चन आपका है 4.75 का, तो 20 इंटू 4.75, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है टोटल, यहाँ पे अगर हम चेक करें 30 प्लस 75 प्लस 95, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट में आपको 15 अटैम्प्ट करने हैं, कम बेशक कर लो बट 15 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो पहले उन्हीं को अटैम्प्ट कीजिए आप जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हो। याद रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसको याद रखिएगा फर्स्ट और सेकंड को करते टाइम नेगेटिव मार्किंग है। जो भी आपको अच्छे से आता हो उसी पर आप टिक करिएगा, ठीक है, उसी पर टिक कीजिएगा जो कि आपको अच्छे से आता हो। देखिए टोटल क्वेश्चन आपके 60 हैं, एंड मार्क्स यहाँ पे कितना है 200 मार्क्स का यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये तो आपका हो गया था
पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल मैथ आपके पास कितने हो जाते हैं, 11 है ना। टोटल मैथ यहाँ पे कितने हो जाते हैं, मैंने क्या किया, वैसे तो 12 हो गए एलपीपी को अगर हम ऐड करें, बट क्लासिकल मैकेनिक को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, उसको मत कीजिए। अगर किसी को अच्छे से बिल्कुल ये है कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और हम हैंडल कर लेंगे क्वेश्चन को, वो कर लीजिएगा, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आप मान के चलिए कि आपके पास 60 डेज़ है। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपके पास कितने हैं, 60 डेज़ है। ठीक है, 60 डेज़ मैंने कैसे लगाए हैं, अगर आपका जून की एंडिंग में होता है, अगर आपका जून की एंडिंग में होता है तब मैंने 60 डेज़ यहाँ पे काउंट किए हैं। और अगर हम यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट करते हैं, 1 मई टू अगर जून की अगर हम एंड में मान के चलें, ठीक है, जून की अगर हम एंड में मान के चलें तो ठीक है, 60 डेज़ हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं कि आपके पास 60 डेज़ है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रियल एनालिसिस एंड सेकंड आपके पास लीनियर अलजेब्रा एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइम भी लेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इनको उठा लेना है और तीनों को टाइम देना है। यहाँ पे इसको भी आपको देना है 7 to 8 डेज़। ठीक है, इसको भी 7 to 8 डेज़ आपको देने हैं, यहाँ पे इसको भी 7 to 8 डेज़ आपको देने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे आपका हो जाता है ये 21 to 24 डेज़ में। ठीक है, 21 to 24 डेज़ में आपके ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे थ्योरी करनी है, यहाँ पे इन तीनों का आपको क्या करना है, थ्योरी प्लस PYQ। ठीक है, थ्योरी प्लस PYQ आपको करने हैं। और PYQ आपको कहाँ तक करने हैं, 2010 to 2023 तक आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं सबको उठा लेना है। क्या करना है, जैसे ही आप जो भी टॉपिक करते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका तो क्या रहेगा, आप यहाँ पे PYQ ही उठा लीजिए। तो मान लीजिए आप 23 का एग्ज़ाम कर रहे हो सोल्व। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो साथ के साथ उसकी थ्योरी आप वहाँ पे करते चलिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो थ्योरी वहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी जो रिवीजन है वो भी साथ की साथ हो जाएगी, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या है, यहाँ पे आप PYQ उठा लीजिए। ठीक है, उसी के थ्रू आप क्या कीजिए, वहाँ पे थ्योरी भी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल फॉलो करना तो हम साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहेंगे, और आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल पर बंद के बैठे या फिर एक ही कोचिंग सेंटर पर, जहाँ से आपको अच्छा लगता, बट प्रैक्टिस आपके हाथ में है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा होगा। खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बुक फॉलो कीजिए और जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अब तो देखिए अगर हम बात करें 2010 to 2023 तक की, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि पर ईयर में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है, तो बहुत हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक 27 to 28 एग्ज़ाम, 27 to 28 पेपर तो आपके पास हो ही जाएंगे, और थ्योरी रिपीट होना ही स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन बेशक रिपीट ना हो, बट थ्योरी तो आपकी वही रहती है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 21 to 24 डेज़ में आपको ये तीनों कंप्लीट कर लेने हैं। अब अगर हम बात करें 60 डेज़ में से अगर हम 24 डेज़ अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितने रह जाते हैं, आपके पास रहते हैं 36 डेज़। ठीक है, आपके पास कितने रह गए, 36 डेज़। अब 36 डेज़ में आपको क्या करना है, आपके पास अब रह गया, अब आपके पास एक तो रहता है OD। ठीक है, अब जो ये रहते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, PD। ठीक है, OD, PD एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस।
न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, calculus of variation and linear integral equation, एंड उसके बाद क्या है आपके पास अलजेब्रा, एंड देन टोपोलॉजी, ठीक है, एंड 11th आपको करना है एलपीपी। तो आपके पास ये रह गए कितने हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इन सबको 4-4 दिन भी देंगे, अगर हम यहाँ पे मान के चलें एवरेज, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 4 डे, अगर हम पर मैथ को अगर 4 दिन भी देते हैं तो आपके पास फिर भी कितना हो जाते हैं 32 डेज़, है ना। तो 32 डेज़ में आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी आप रिवीजन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो यही बेस्ट लगता है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा टाइम लेंगे, सबसे पहले इनको कीजिए। उसके बाद अगर आप पर मैथ को यहाँ पे 4 दिन भी देते हैं तो काफ़ी हो जाता है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये आप याद रखना, ठीक है, तभी जा कर के आपका कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। ओके। और हाँ, याद रखिएगा आपकी बार जो आपका रिजल्ट आने वाला हो 3 कैटेगरीज में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर से कहीं ट्राई नहीं करना पड़ेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, यहीं पे आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या तीनों ही हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और नेट तो आपका हो ही जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं हम जो 3 कैटेगरीज आपकी है तो कौन कौन सी रहने वाली है। अब देखिए आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, रिजल्ट आपका आने वाला है कैटेगरी फर्स्ट में क्या ऐड किया है इन्होंने। कैटेगरी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो है आपका कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जेआरएफ, ओके, जेआरएफ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, अगर आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं तो सेकंड कैटेगरी में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे, ओके, प्लस पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की तो थर्ड कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपकी यूजीसी के लिए यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म लिंक ओपन हुआ है तो उसमें तो ये कंडीशन दी हुई है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आएगा, और अभी सीएसआईआर नेट के भी आपके जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंज होता है। लेकिन सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिए। देखिए बेनिफिट आपका ये होने वाला है, नहीं तो हम क्या करते थे, पहले हम नेट का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद हम ट्राई करते थे कि कहीं पे पीएचडी एडमिशन हो जाए, अच्छी जगह पे हम पीएचडी में एडमिशन ले लें। बट अब की बार इन्होंने क्या किया है, ये कॉमन ही कर दिया, नेट एग्ज़ाम के थ्रू ही आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। बट कोशिश सब यही करते हैं कि हम फर्स्ट कैटेगरी में आए, क्योंकि यहाँ पे हमें जेआरएफ भी मिलता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे कि साथ में पीएचडी भी करना हो, कुछ इनकम भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमें फेलोशिप मिल जाती तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सेकंड कैटेगरी में भी आ जाते हैं तो भी चलो ठीक है, बट कोशिश कीजिएगा कि थर्ड कैटेगरी से बचें, ओके।
तो आज की अपनी वीडियो यही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। नहीं तो आप जैसे भी चाहो अपने अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग वे होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, ठीक है। आप जैसा भी चाहे, आपको जैसे भी अच्छा लगे, बट बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बहुत अच्छी रिवीजन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।